हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें। तो अपन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे फोटोन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे फोटोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बनने के दो कारण होते हैं। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन व परावर्तन के। अपवर्तन व परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्तन व परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगमरीचिकी बनने वाली परिघटना क्या कहलाती है? एसएससी 10+2 2015 के अंदर आया है मृगमरीचिकी। मृगमरीचिकी कहते हैं गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में कहीं दूर जल का आभास होना, इसको बोलते हैं मृगमरीचिकी। ये सबने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। तो इसका रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मृगमरीचिकी वाली घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहलाता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन, ये तो सघन हो गया और ये विरल हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो वो प्रकाश किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, पुनः वापस से सघन माध्यम में लौट जाएगी। तो इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। याद रखना इसकी डेफिनेशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके और भी उदाहरण होते हैं जो आगे बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? एसएससी सीजीएल 2010। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? अब हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, इसका कारण क्या है? एसएससी सीएचएसएल 2012 के अंदर आया हुआ है कि आकाश के अंदर जो तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना, उसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल के द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? जो अपने किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पर कितने सेकंड के लिए बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड मतलब एक सेकंड का 1/16 हिस्सा के लिए वो अपने रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समुद्र का नीला रंग प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरण, उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो प्रकीर्णित होती हैं। जो प्रकीर्णन की वजह से वो जो किरणें वो प्रकीर्णित होती हैं, उसकी वजह से ये समुद्र का रंग अपन को नीला प्रतीत होता है। एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णित होने की, किरणों के प्रकीर्णित होने की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर आया हुआ है कि कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरेगा तो वो सबसे कम विचलित होगा। जो होगा लाल रंग। लाल रंग क्यों होगा? कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से वो प्रिज्म में से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। अगला देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंगें दो तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या हैं? ये अभी अपन ने पढ़ा था। प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है इनका रीजन क्या होता है? प्रकाश में ध्रुवण। प्रकाश में ध्रुवण की वजह से ही प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवण की घटना की वजह से प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात के अंदर होता है, जहां पर कोई वायु और किसी भी चीज की ध्वनि, वायु, मिट्टी के कण, कोई भी रोक टोक नहीं आती, उसके अंदर प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में कोई भी रोक टोक नहीं होती प्रकाश के सामने, तो इस वजह से उसका सबसे ज्यादा वेग होगा वो निर्वात में होगा। बाकी किसी माध्यम में जाएंगे, वायुमंडल में जाएंगे, पानी में जाएंगे, हीरे में जाएंगे, हाइड्रोजन, ये माध्यम हो गए, तो इनमें जाते हैं तो इसका वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। जब माध्यम का तापमान अगर अपन बढ़ा देते हैं तो प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रकाश की गति पर तापमान से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसा का वैसा रहता है। तो माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी की वैसी रहती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 की पावर 8 है, सब जगह 10 की पावर 8। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। इसको याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, उसकी वजह से ही ऑप्टिक्स की जो डायरेक्शंस बनती हैं वो इसी की वजह से बनती है। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा तो ये प्रकाश अपने पास पहुंचेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण अपना नॉर्मल कांच का शीशा जिसमें अपन चेहरा देखते हैं, तो उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है और बिंब की साइज के बराबर का होता है। जैसे अपन अपने आप को देखते हैं दर्पण के अंदर तो अपन उतने ही साइज के दिखते हैं, लेकिन वो आभासी होता है और दर्पण के पीछे होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि समतल दर्पण जो द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी दर्पण के पीछे और बिंब की साइज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायप्टर किसकी इकाई है? डायप्टर होती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता की इकाई है डायप्टर। डायप्टर क्या होती है? लेंस की क्षमता डायप्टर कहलाती है। मतलब लेंस की क्षमता को मापने का जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य समान रहती है? नहीं, इसकी तरंग दैर्ध्य समान नहीं रहती। आवृत्ति समान रहती है? हाँ, आवृत्ति समान रहती है। आवृत्ति बढ़ जाती है? नहीं, आवृत्ति नहीं बढ़ती। तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है? तरंग दैर्ध्य नहीं बढ़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी, आवृत्ति समान रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए हम हमेशा उत्तल लेंस काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के लिए क्या रहते हैं? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष होते हैं, ये 3-4 प्रकार के दोष होते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और एक आवर्धुकता। तो ये 4 तरीके के दोष होते हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके लिए अपन उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। कोई भी अपारदर्शी वस्तु होगी जो वो कलर दिखाएगी तो वो उस वजह से दिखाएगी जो अपने सूर्य के प्रकाश में जो रंग आते हैं उनमें से वो किस प्रकार को परावर्तित करता है, किस प्रकाश को, उसकी वजह से उसका कलर दिखता है। तो अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूर दृष्टि दोष। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पहले आते थे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो दोष के बारे में हिंदी में पूछे जाते थे। आजकल ये अपने बोर्ड का नया नियम बन गया है कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस चीज को याद रखें, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? जो उच्चतम सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है वो नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। याद रखना है किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है।
किसके सुधार हेतु अवतल लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए अभी अपने ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस काम में आता है इसमें, और अवतल लेंस किस में काम आता है? निकट दृष्टि दोष में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अवतल लेंस प्रयुक्त कौन सी बीमारी को सही करने के लिए होता है? निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस काम में लेते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस वजह से निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? ये है प्रकाश की। प्रकाश की यूनिट होती है फोटोन। फोटोन किसकी यूनिट होती है? प्रकाश की यूनिट होती है फोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सूर्योदय से पहले अपन को सूर्य दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद भी अपन को सूर्य दिखाई देता है। तो इसमें थोड़ा 1-2 मिनट का डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं आता, 1 या 2 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इस वजह से होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा? 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा? तो ये फोकल लंबाई का जो लेंस का पावर निकालते हैं, लेंस का पावर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, P बराबर, लेंस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। तो f क्या है यहाँ पे? अब f होती है इसकी ये फोकस दूरी अपने क्या दे रखी है अपन को? 5 मीटर। फोकस लंबाई जो हो रही है, फोकल लंबाई ये 5 मीटर दे रखी है, तो f की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन से बोला है अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो हमेशा माइनस में, ऋणात्मक में ली जाती है। तो 1/-5 हो जाएगा, 1/-5 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.2, माइनस का 0.2d, d मतलब डायप्टर, माइनस का 0.2d। तो 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा? माइनस का 0.2d। अब इसकी जगह कोई भी डिजिट हो सकती है 5 की जगह, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें लेंस का पावर निकालने के लिए, P बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की विभेदन सीमा क्या होती है? सामान्य नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है? सामान्य नेत्र की विभेदन सीमा होती है 1 मिनट। 1 मिनट होती है सामान्य नेत्र की विभेदन सीमा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? किरणें जो सूर्य की किरणें होती हैं निकलने का तरीका कहलाती है, उनको अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है जो निकलने का तरीका। तो ये सतत भी होता है, ये उत्सर्जित भी होता है, ये रेखीय भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सूर्य का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत, उत्सर्जित, रेखीय, ये सभी ऑप्शन होंगे इसके, तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल से गति करने वाला कण है। प्रकाश की चाल से गति करने वाला इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल से गति करने वाला कोई सा भी नहीं है। प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक किस कारक पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। अपवर्तनांक किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो माध्यम पर करता है, तापमान पर करता है, रंग पर करता है। रंग मतलब तरंग दैर्ध्य, ये होती है लैम्बडा। ये रंग और तरंग दैर्ध्य एक ही चीज है। तो रंग पर करता है, तापमान पर करता है, माध्यम पर करता है। प्रकाश किरण के आयाम पर अपवर्तनांक निर्भर नहीं करता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर नहीं करता? प्रकाश किरण की आयाम पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन, यदि लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए कि जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो। लेंस को अपन ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस से ज्यादा हो, तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस की प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा, वो बदल जाएगी। लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन दर्पण में नहीं बदलेगी, समान भी नहीं रहेगी, और इनमें से कोई भी नहीं होगा तो बदल जाएगी। बस ये इसका आंसर होगा, बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के अंदर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए मानव नेत्र के अंदर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र के अंदर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है।
कांच में पड़ी दरार अधिक चमकदार होना किसका उदाहरण है? जो कांच में जो दरार पड़ जाती है वो ज्यादा चमकती है, वो किस वजह से चमकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से कांच में जो दरार पड़ती है वो ज्यादा चमकती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो जो ये दरार है जो ज्यादा चमकदार होती है वो रीजन क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से कांच में पड़ी दरार ज्यादा चमकती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। याद रखना है ये चीज को, 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होती है प्रकाश तरंग, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। जो प्रकाश की जो दृश्य प्रकाश जो अपन देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो प्रकाश को देख सकते हैं, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अपन ने पहले भी देखा था ये कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। अब ये क्वेश्चन में देखो, अपन जो लेंस और दर्पण है दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, और ऋणात्मक में जो फोकस दूरी होती है वो किसकी होती है? अवतल की। तो अवतल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, उसकी दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो माइनस में, ऋणात्मक में ली जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि दोनों अवतल होंगे। दर्पण और लेंस दोनों क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो उत्तल लेंस के सामने जो बिंब होता है उसको उत्तल लेंस के सामने कहां रखें कि वो बिल्कुल सेम साइज का और वास्तविक प्राप्त हो? तो उत्तल लेंस ये होता है अपने, अगर ये निकाले तो यहां पर सही नहीं बन पाएगा, लेकिन ये f हो गया, ये 2f हो गया। 2f पर अगर अपन डालते हैं तो ये सेम साइज का ये बनता है, 2f पर ही बनता है, ये f और ये 2f। तो ये अपने सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, मतलब 2f पर, 2f पर इसको रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे, तब अपन को वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है तो वह अक्षर होता है लाल रंग का। लाल रंग का जो अक्षर होता है वो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। उसका रीजन होता है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। सुस्पष्ट दर्शन मतलब कि साफ दिखाई देने की जो अल्पतम दूरी क्या होती है? वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 25 सेंटीमीटर जो दूरी होती है, जो अल्पतम दूरी होती है साफ दिखाई देने के लिए। इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जो किस भाग पर अपना प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के अंदर, तो वो है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को दूसरा नाम देते हैं रेटिना। रेटिना आपने सबने सुना होगा। रेटिना के ऊपर अपना प्रतिबिंब बनता है, और कितनी देर के लिए बनता है? 1 सेकंड के 16वें हिस्से के अंदर बनता है। 1 सेकंड के 16वें हिस्से के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से अपन को वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है? तो अवतल लेंस से सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा? अभी ये शायद क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल लेंस से हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल लेंस से किस प्रकार का, याद रखना है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के बारे में, कि अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा? अवतल लेंस से आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उत्तल लेंस से किस प्रकार का प्राप्त होता है? उत्तल लेंस से अपन ये ऑप्शन में देख लेते हैं कि उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, जो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है ये तो उत्तल से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन में अपन से अवतल लेंस के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस से हमेशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है और फोकस दूरी f है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सही होगा? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और जो फोकस दूरी f है, तो मैं इसके लिए बता देता हूं कि वक्रता त्रिज्या r जो होती है वो फोकल दूरी के दुगने के बराबर होती है। फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। तो यहां से अपन f की वैल्यू निकालेंगे तो r/2 हो जाएगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? f = r/2। ऑप्शन सी
जो है F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F है, तो F बराबर R/2 होगा। ये याद रखिए कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, जो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। इससे अपन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहां पर काटती है? जो दर्पण होगा, ये दर्पण हुआ, इसमें परावर्तन के पश्चात ये समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, जो परावर्तन के पश्चात कहां पर काटेंगे एक दूसरे को? ये फोकस पर काटेंगे। तो क्या इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? फोकस पर। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को कहां पर काटेगी? फोकस पर काटेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लिया जाता है? दूरबीन का हिंदी नाम होता है प्रिज्म द्विनेत्री। प्रिज्म द्विनेत्री बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायनाकुलर, और अपने देसी भाषा में, घर की भाषा में बोलते हैं दूरबीन। तो दूरबीन में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो दूरबीन में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। दूरबीन में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दूरबीन में उत्तल लेंस पाया जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन। प्रकाश किरण के किस माध्यम से परावर्तित होने पर 180 डिग्री कालांतर पृष्ठ होगा? प्रकाश जो किरण है कौन से माध्यम में जाए जब जाके 180 डिग्री कालांतर पृष्ठ बने? तो उसके लिए होगा हवा से। अगर वो कांच में जाती है तो 180 डिग्री कालांतर पृष्ठ होता है। हवा से कांच में अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो 180 डिग्री कालांतर पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अमन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।